नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए हमने क्लासेस अपनी स्टार्ट कर दी हैं। तो ये जो क्लासेस है मेरे भाई, सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लासेस चल रही हैं। अभी तक कुल मिलाकर हम यहाँ पर जो क्लासेस की बात करें तो लगभग 16-17 क्लास कर चुके हैं। बाकी आगे की जो क्लास हैं वो आपके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरे भाई, अगर आप CDP पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, सीटेट के अंदर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर इसमें 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आउट ऑफ 150। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? तो आपको यहाँ अच्छे से पढ़ना होगा और इसमें ये एक आसान सब्जेक्ट मानी जाती है और इसमें आप 28, 29 या 30 का स्कोर तो आराम से कर सकते हो, बेधड़क बेझिझक। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी आप लोगों को अगर क्लास वगैरह अच्छे लगता है तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्लासेस को लीजिएगा, उसका बेनिफिट लीजिएगा, वो सबसे बड़ी बात हमारे लिए रहने वाली है। तो सबसे पहले सरस्वती का वंदन करते हुए आप लोग थंब लगाते हुए हमें बता दें कि आपको क्लासेस प्रॉपर तरीके से जो मिल रही हैं उनका आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सरस्वती का वंदन आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मेरे भाई, आज जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे जीन पियाजे, लेब वाइगोत्स्की और कोलवा के ऊपर होंगे। इनके ऊपर होने का मतलब यह है कि 6-7 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 30 यहीं से देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास चल रही है, यहाँ पर आपको ऑथेंटिक चीज़ें ही यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन जीन पियाजे's theory of cognitive development the two complementary process of accommodation and assimilation are a part of। तो ये क्या होगा, इसका ही हमें बताना है। तो मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? चलिए, संयोजन और समावेशन, यानी कि यहाँ पर जो बात की गई है मेरे भाई, वो बात की गई है एकोमोडेशन की बात की गई है और एसिमिलेशन की बात की गई है। संयोजन की और समावेशन की बात की गई है। तो ये किसकी प्रक्रिया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: अडेप्शन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट मैप्स, एडवांस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, कौन सा होगा? देखिए, जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या दिया था मेरे भाई? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था, विकास का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था। इनकी बात करें तो ये मनोवैज्ञानिक थे और ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछ लेता है कि मनोवैज्ञानिक कहाँ के थे, तो स्विट्जरलैंड के ये मनोवैज्ञानिक थे। स्पेशली इस प्रकार के क्वेश्चंस को टेट वगैरह के एग्जाम में पूछता है। जैसे स्टेट लेवल के जब टेट वगैरह के एग्जाम होते हैं तो वहाँ पर इन क्वेश्चंस को आपसे पूछ लेता है। क्लियर है मेरे भाई? यहाँ पर अगर बात करें, जीन पियाजे ने जो बच्चा होता है, बच्चे के बारे में बोला था कि बच्चा जो होता है वो सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। इसके बाद इन्होंने जो बोला था, बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक भी इन्होंने कहा था। यानी कि जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है मेरे भाई। इसको लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा भी इन्होंने दी थी। तो ये आपके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? यानी कि एकोमोडेशन होता क्या है मेरे भाई, ये समझ लीजिए। एकोमोडेशन का मतलब होता है अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, समाज के अनुसार, वातावरण के अनुसार, एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है मेरे भाई? तो एकोमोडेशन कहलाता है। एसिमिलेशन की बात करें तो पूर्व ज्ञान में जब नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। यहाँ पर बात करें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, तो ये वाला जो सेकंड वाला ऑप्शन है जेडपीडी की जो बात की गई थी मेरे भाई, इनके द्वारा नहीं की गई थी। जेडपीडी की जो बात की गई थी वो लेब वाइगोत्स्की के द्वारा बात की गई थी। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
वाइगोस्की, क्योंकि बात चल रही है किसकी, जीन पियाजे की, और हम बात किसकी कर रहे हैं, लेव वाइगोस्की की। तो जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो आपका हो नहीं सकता। वैसे जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो होता है। मान लीजिए कि आपने अपने किसी भी स्टूडेंट से ये तो आशा की कि बेटा आपको, मैंने ही आपसे आशा की कि आप सीटेट के एग्जाम में 120 मार्क्स लेकर आएंगे आउट ऑफ 150। क्लियर है, मैंने आपसे आशा की। क्लियर है, आपके जब मार्क्स आए तो आपके मार्क्स आए 96, लेट सपोज। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ये जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, इसी को बोलेंगे जो निकटस्थ विकास का अ, क्षेत्र। क्लियर है मेरे भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि वास्तविक और जो मैंने आशा की थी उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, तो ये तो होगा नहीं। कॉन्सेप्ट मैप्स की यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है, और एडवांस ऑर्गेनाइजेशन की भी यहाँ कोई बात नहीं की गई है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा अनुकूलन। क्या हो जाएगा, अडेप्शन आपका राइट आंसर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी डिटेल दूंगा, जिसका एक ही रीजन है मेरे भाई कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। चलिए यहाँ पर अगर बात करें जीन पियाजे के बारे में, तो इन्होंने 4 स्टेजों के बारे में बात की गई थी। कितने स्टेज बताइए, 4। बच्चे का जो विकास होता है 4 चरणों में होता है, 4 स्तरों पर होता है। पहला जो चरण होता है जिसे हम बोलते हैं संवेदी विकास का क्षेत्र, संवेदी विकास का क्षेत्र बोलते हैं। ये 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं संवेदी विकास का क्षेत्र। इसके बाद अगर बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करें मेरे भाई, तो ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। और इसके बाद अगर आप लास्ट वाली बात करें तो इसे बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि जो अवस्था होती है आपकी 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। तो इन्होंने अवस्थाओं के बारे में बात करें, 4 चरणों के बारे में बात की, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहते हैं। इसके बाद बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। और इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी इसे कहा जाता है, जो कि 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है हाइपोथेटिकली रूप से सोचता है, निगमनात्मक तर्क कर पाता है, डिडक्टिवली रूप से सोच पाता है, तो ये होती है। बात करें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो यहाँ पर संरक्षण की भावना बच्चे के अंतर्गत उत्पन्न हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है, इस वाले प्रश्न को तो बहुत पूछता है कि संरक्षण की भावना बच्चे के अंदर के कौन से चरण में उत्पन्न हो जाती है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंतर्गत। इसके बाद सेंसरी मोटर स्टेज, इसमें बच्चा अपने सेंसेस का, ऑर्गन्स का यूज करके यहाँ पर सीख सकता है, काम करता है। एक तरीके से आंखों का, कानों का, नाकों का, टच एंड फील मटेरियल का यूज करके यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चा यूज करता है इसका। क्लियर मेरे भाई, क्लियर। चलिए यहाँ पर स्कीमा की बात करें, तो स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीमा का मतलब होता है पाण होता है मेरे भाई, और पाण को हम हिंदी में ढांचा कहते हैं, ढांचा। देखिए ये वाला जो क्लास है ना, इस क्लास के अंदर आपका जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की तीनों निपट जाएंगे मात्र 10 प्रश्नों में ही। फिर हम कल कराएंगे, परसों कराएंगे, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। पाण या ढांचा होता है, ये आपकी एक तरीके से टेम्पररी हेल्प होती है। क्या होती है मेरे भाई, टेम्पररी हेल्प होती है, या इसको आप बोल सकते हो टेम्परेरी जो गाइडेंस दी जाती है बच्चे को, उसे कहते हैं आपका पाण या ढांचा। इसके बाद बात करें आत्मसातीकरण, इसको बोलते हैं, एसिमिलेशन को बोलते हैं आत्मसातकरण। क्लियर है, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, तो हम उसे एसिमिलेशन बोलते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन बोल सकते हो, या संयोजन बोल सकते हो, आप कह सकते हो अनुकूलन।
तो अनुकूलन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, सोसाइटी के अनुसार, समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, नियमों के साथ अपने आप को ढाल लेना, एक तरीके से क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। इक्विलिब्रेशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं संतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं मेरे भाई, संतुलन की अवस्था कहते हैं। और जो संतुलन की अवस्था होती है, ये होती है आपकी एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को, जब एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच की जो कड़ी होती है, जिसे हमको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन कहते हैं। ये जो आते हैं आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इस संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत है उसके कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। क्लियर है मेरे भाई। तो इसकी जो प्रोसेस रहती है ये रहती है, और स्टेज इसकी इस तरीके से रहती हैं। चलिए, क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी वे में हम सीखेंगे चीजों को। चलिए, वाइल जीन पियाजेस गिव्स इंपोर्टेंस टू, फिर यहाँ पर फेल है आपका, इन चिल्ड्रंस लर्निंग लेब वाइगोस्की कंसीडर्स, फिर फेल है, और फिर इसके बाद रखा है टू बी इम्पोर्टेंट। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जब लेब वाइगोस्की को महत्व देते हैं, तो ये किस में महत्व देते हैं, लेब वाइगोस्की। लेब वाइगोस्की की बात करें मेरे भाई, तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। चलिए, ये पूछ लेता है आपसे प्रश्न टेट वगैरह के एग्जाम में, कहाँ के थे ये, रूस के थे, और कौन थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर है, कौन थे, मनोवैज्ञानिक। इन्होंने ही सिद्धांत दिया था, किसका सिद्धांत दिया था, जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, जेडपीडी का, जिसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसको कहा जाता है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, और इसको हम लिख सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत बोला था कि जो बच्चे का विकास होता है मेरे भाई, जो बच्चे का विकास होता है वो समाज और उसकी संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। तो उसकी सोसाइटी, उसके समाज, उसके आसपास के क्षेत्र, उसके वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसकी जो संस्कृति है उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर मेरे भाई। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी का भी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। क्लियर है मेरे भाई। यहां पर हमने किया था स्कीमा। अभी आप इसको रोक लीजिएगा, जो बताया था इसमें थोड़ा डाउट है, इसको रोक लीजिएगा स्कीमा वाले को। क्लियर है मेरे भाई। स्कीमा, पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, बात तो ठीक है। इसको पाठ या ढांचा हिंदी में नहीं बोलते, ये हमने गलत कर दिया था। क्लियर है मेरे भाई, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेब वाइगोस्की को महत्व देते हैं। तो परिपक्वता और सांस्कृतिक उपकरण, ठीक है भाई। पुनर्वलन, स्कीमा में बदलाव, नाजीना, भेदन और अभ्यास में पुनर्वलन, नाजीना, उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध, संगठन, नाजीना। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका मैचुरेशन और कल्चरल टूल्स होंगे, यानी कि मैचुरेशन और कल्चरल टूल्स की इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कि लेब वाइगोस्की ने इसको माना भी था। क्लियर मेरे भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेब वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट पेडागोगी टू प्रमोट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेब वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है, ये बताना है आपका। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं है यानी कि नॉट पूछा है, नॉट पूछा है, आपसे आंसर गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। लेब वाइगोस्की की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, जेडपीडी की इन्होंने बात की थी, और इन्होंने जो अपनी इंपोर्टेंस दी थी वो भाषा पर बहुत बड़ी इंपोर्टेंस दी थी, और भाषा के बारे में इन्होंने कई सारी बातें बोली भी थी। पहले भाषा आती है, बाद में जो विचार आते हैं, ये इनके द्वारा बोला गया था कि पहले भाषा आती है, फिर बाद में विचार आते हैं। क्लियर है मेरे भाई।
प्रश्न में क्या है, लेव-वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए, लेने नहीं होगा यहाँ पर, देने के लिए सही नहीं है? तो निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। तो देखिए, निर्देशित आदान प्रदान करना, आदान प्रदान की वजह से ये सही है। बाकी गाइडेड एक्सचेंजेस आपके होने चाहिए यहाँ पर। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, व्यापक चर्चाएं होनी चाहिए जिससे बच्चा क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, सक्रिय भागीदारी निभा पाए। और चर्चाएं करेगा तो सीखेगा, डिस्कशन करेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी और ये सारी की सारी चीजें होंगी। कोऑपरेटिव लर्निंग अगर होगी, सहयोगात्मक अधिगम होगा, तो कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत भी इंगेजमेंट को बढ़ावा कहीं ना कहीं मिलेगा और नई नई चीजों को सीखने का खोज यहाँ पर बच्चे के अंतर्गत देखने को मिलेगी। जबकि दोहराव व स्मरण को कतई भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोहरा जो स्मरण है ये बिल्कुल भी गलत होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल आपका नहीं होगा। कभी भी रिप्रोडक्शन की बात की जाए, रिकॉल की बात की जाए, रिसाइट की बात की जाए, तो ये आपके आंसर गलत ही माने जाते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फास्टली करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोल गिल्कन क्रिटिक दैट लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट डिवैल्यूज फेमिनी मोरलिटी दैट एम्फेसाइज। कैरोल गिल्कन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। चलिए भाई इसका आंसर बताइए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कैरोल गिल्कन ने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोलबर्ग नारीवादी नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। चलिए भाई बताइए आंसर क्या होगा। चलिए कोलबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। कोलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। क्लियर है मेरे भाई? और इन्होंने आलोचना किसकी की थी? तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की थी और इन्होंने कहा था कि कोलबर्ग साहब नारीवादी पर जोर नहीं देते, इसकी बात इन्होंने की थी। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर देखभाल की नैतिकता नहीं, नैतिक आदर्श नहीं, न्याय की नैतिकता, यहाँ न्याय की नैतिकता नहीं है, सामाजिक अच्छाई की चिंता ये नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा? द एथिक ऑफ जस्टिस। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिस पर एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाती है? In Piaget's theory, the process which a child transforms and modifies her schema to make sense of new experience is called। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न है। चलिए भाई देखिए, जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना, नए ज्ञान को छोड़ना। तो पूर्व ज्ञान के साथ जब नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, पूर्व ज्ञान के साथ जब नए ज्ञान को जोड़ा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसात्करण कहते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पर बोला है पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिस पर एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित करता है, यानी कि जो उसने कॉन्सेप्ट बना रखा है किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में, उस चीज के जो अपने कॉन्सेप्ट बना रखा है, जो अपनी अवधारणा बना रखी है, उस अवधारणा में वो क्या कर रहा है? रूपांतरित कर रहा है और संशोधित करता है, यानी कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान की ओर वो जा रहा है। क्लियर है मेरे भाई? पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान की ओर जा रहा है। अब यहां पर बात करें, ये जो होता है ये होता है पूर्व ज्ञान। चलिए मैं चेंज कर देता हूं। पूर्व ज्ञान में संशोधन करके या परिवर्तन करके, संशोधन या परिवर्तन करके
नए ज्ञान के साथ जोड़ना, नए ज्ञान के साथ जोड़ना। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके या संशोधन करके नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका समायोजन। समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। यहाँ बोला है बच्चा अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा में रूपांतरित करता है और संशोधित करता है, वह क्या कहलाती है? तो आपका मेरे भाई क्या कहलाएगी? समायोजन यानी कि एकोमोडेशन कहलाएगी। क्लियर है? केंद्रीकरण नहीं होगा, संरक्षण की भावना यहाँ नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। चलिए भाई, occurs when children transform their experiences to fit into their existing schema। जो उनका एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो पुराना ज्ञान है, उसके साथ जब वो नए ज्ञान को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाती है? एसिमुलेशन कहलाती है मेरे भाई। क्या कहलाती है? एसिमुलेशन कहलाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आत्मसातीकरण कहते हैं। बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए आगे निकल गया भाई ये तो। क्वेश्चन है, अप्सा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। अप्सा ने क्या किया? अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि ये बटर चिप्स के अनुसार है। क्लियर मेरे भाई? अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजेस दिस काइंड ऑफ सिंबलिक थॉट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। देखिए इसको 13/5 ये तो गलत हो जाएगा आपका, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा आपका। अप्सा होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस दिस काइंड ऑफ सिंबलिक थॉट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। तो अप्सा एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि देखिए ये एक बटरफ्लाई यानी कि तितली की तरह है, तो ये किस स्टेज में आएगा? तो इसकी बात करें, संवेदी चालक अवस्था की बात करें तो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है मेरे भाई, इसको संवेदी चालक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे कहते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 16 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज के अंतर्गत ये सारी चीजें नहीं दिखती है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत ये वाली भावना पैदा हो जाती है कि वो चिप्स को देखकर ही वो बटरफ्लाई समझने लगता है। तो अप्सा का कुछ ऐसा ही प्रकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आपका संरक्षण की भावना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लेब वाइगोस्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों की संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो लेब वाइगोस्की ने किसको महत्वपूर्ण माना था? मैंने शुरुआत में ही बोला था, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने भाषा पर बहुत ज़्यादा चर्चा की है। भाषा पर इन्होंने बोला था कि बच्चे के अंदर भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। तो ये भी इनके द्वारा ही बोला गया था कि पहले भाषा आती है और फिर उसके बाद बच्चे के अंदर विचार देखने को मिलते हैं। क्लियर है मेरे भाई? प्राइवेट स्पीच की बात करें, निजी भाषण की बात करें, आंतरिक भाषण की बात करें तो इसकी भी बात इन्होंने की है। क्लियर है मेरे भाई? भाषा जो है वो अधिगम को सुगम बनाती है, ये भी बात इनके द्वारा बोली गई थी। तो संस्कृति की इन्होंने बात की गई है, भाषा की बात की गई है, कल्चर एंड लैंग्वेज इन दोनों की बात की गई है। स्कीमा का गठन व उसमें बदलाव की बात नहीं की है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंधों का निर्माण सही विकल्प का ये भी नहीं की है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का सही हो जाएगा। तो बहुत आसान था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेब वाइगोस्की के समाजशास्त्री सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देते हैं? किस पर बल देते हैं? पुरस्कार और सजा, भेदन तथा प्रत्यास्मरण, सहकर्मी बातचीत या पाह, जिसको हम पाह ना बोलकर पाण बोलेंगे मेरे भाई, ये होता है पाण। स्कैफ फोल्डिंग को पाण बोलते हैं। हमने वहां पर स्कीमा को बोल दिया था, जो गलत बोला था। क्लियर है? तो वहां उसको सही कर लीजिएगा सेकंड क्वेश्चन के अंतर्गत। समरूपकों तथा कलन विधि का प्रयोग करके, यूज ऑफ एनालॉजिक एंड एल्गोरिथम। लेब वाइगोस्की सोशियो कल्चर थ्योरी एम्फेसाइज टीचिंग लर्निंग थ्रू।
तो ये जो बात देती है वो मेरे भाई सहकर्मी बातचीत, कोऑपरेटिव डिस्कशन के ऊपर, और पाण यानी कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर ध्यान देती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी गाइडेंस, या फिर हिंट देना, इशारा देना, संकेत देना। बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है तो बीच बीच में जो आपको टेम्परेरी गाइडेंस देते हैं, हेल्प देते हैं, वही आपकी पाण कहलाती है। तो थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा, पीयर इंटरेक्शन होना चाहिए बच्चे के अंतर्गत, तभी उसके अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी उसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरे भाई? ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही छपा है, हिंदी में कहाँ गया भाई? हिंदी में यहाँ है, इंग्लिश वाले ऊपर देख लेंगे। क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेब वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई? प्राथमिक विद्यालय का मतलब क्या होगा? 0 से 5 वर्ष का बच्चा, वैसे 1 से 5 वर्ष का बच्चा बोल सकते हो, 1 से 5 वर्ष का जो बच्चा होगा ये होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो इसके अनुसार यहाँ पूर्णवलन की बात नहीं है, साम्य धारण संतुलन नहीं होगा, अभिक्रमित शिक्षण नहीं होगा, अनुदेशात्मक पाठ होगा, यानी कि इंस्ट्रक्टिव स्कैफोल्डिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। क्लियर है मेरे भाई? रीइंफोर्समेंट वगैरह यहाँ नहीं होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? लॉरेंस कोल्बर्ग की बात करें तो इन्होंने, अगर चरणों की बात करें तो इन्होंने कुल मिलाकर 3 चरण दिए, और ये जो 3 चरण है, इनके कुल कितने स्तर हैं? 6 स्तर बताए। कितने स्तर बताए? 6 स्तरों की इन्होंने बात की थी लॉरेंस कोल्बर्ग ने। क्लियर है मेरे भाई? तीन स्तर कौन से होते हैं? आप ये बोल सकते हो, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है। दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। और जो तीसरा होता है मेरे भाई, उसे बोलते हैं उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 से ऊपर वर्ष की होती है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, तो ये वाला जो होगा वो आपका पूर्व पारंपरिक स्तर, अच्छा लड़का अच्छा लड़की सेकंड वाले में आना चाहिए। ये आता है आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत, कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत आएगा मेरे भाई, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो कि जीन पियाजे, कोल्बर्ग और वल्लभ वाइगोस्की के ऊपर थे। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हम आगे जो भी मिलेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कराएंगे। बाकी चीज़ों को सेट कर रहे हैं आपके लिए, धीरे धीरे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी हमारी हेल्प कीजिएगा, और हेल्प बस इतनी है, आप लोग सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ताकि हम लोग क्लासेस आपके लिए प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, क्योंकि आप लोग क्लासेस लेंगे तभी हमको भी बेनिफिट मिलेगा। और क्लास को पूरा देखा करिएगा, जब भी क्लास देखने का मौका मिले तो उसे पूरा देखा करिएगा, ठीक है? क्योंकि उससे बेनिफिट आपको भी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।